नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का दृग द टारगेट के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल शानदार तरीके से चल रही है। आज की हमारी क्लास में होने वाला है संपूर्ण विसर्ग संधि के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग जो है कि स्वर संधि और व्यंजन संधि पर जो है कि चर्चा कर चुके हैं। तो इसी तरीके की जो है कि वीडियोज पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास से जुड़ सकें। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो हम बात करने वाले हैं आज विसर्ग संधि के बारे में। तो उससे पहले जान लेते हैं कि विसर्ग संधि होती क्या है। तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनमें जो परिवर्तन होता है उसे ही विसर्ग कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर विसर्ग में स्वर और व्यंजन जुड़ जाएं और उसमें परिवर्तन हो जाए तो वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। जैसे यहाँ पर लिखा है नीह धन आहार, तो ये आपका विसर्ग हो गया। विसर्ग के बाद स्वर जुड़ रहा है और ये जुड़कर र के रूप में परिवर्तित हो जा रहा है, तो यह बन जा रहा है निराहार। उसी प्रकार यहाँ पर दिया है दुह धन आशा, यह विसर्ग है और विसर्ग के बाद स्वर आ जुड़ रहा है और यह बन जा रहा है, फिर र में परिवर्तित होके दुराशा बन जा रहा है। उसी प्रकार यहाँ तपह, फिर यहाँ पर विसर्ग है और विसर्ग में जो है कि ऊ जुड़ के भ जुड़ के यह ओ के रूप में परिवर्तित हो जा रहा है, तो यह तपोभूमि बन जा रहा है। तो यहाँ से क्या हम कह सकते हैं कि अगर विसर्ग में स्वर या व्यंजन जुटे तो वहाँ पर जो है कि विसर्ग संधि हो जाती है। विसर्ग संधि में हमको जो है कि 7 नियमों पर चर्चा करनी है, अर्थात विसर्ग संधि के अंतर्गत 7 नियमों को ध्यान में रखना है। तो आइए बात करते हैं नियम नंबर 1 पर। नियम नंबर 1 क्या कहता है? नियम नंबर 1 कहता है कि अगर विसर्ग से पहले अ आ जाए, विसर्ग से पहले अ आ जाए और विसर्ग के बाद अ प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण, जैसे क वर्ग का तीसरा ग, चौथा घ, पांचवा अंग। उसी प्रकार च वर्ग का तीसरा ज, चौथा झ, पांचवा ञ, ट वर्ग का तीसरा ड, चौथा ढ ड़। उसी प्रकार त वर्ग का द, ध, न, या फिर प वर्ग का ब, भ और म। अर्थात इनमें से कोई भी वर्ण या फिर य, र, ल और व या फिर ह आ जाते हैं तो यह विसर्ग जो है कि ओ में परिवर्तित हो जाता है। फिर से एक बार देखते हैं। पहला नियम कहता है कि अगर विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद अ या फिर प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या फिर य, र, ल, व और ह आ जाए तो यह विसर्ग जो है कि ओ में परिवर्तित हो जाता है। इन सब में कोई परिवर्तन नहीं होगा, विसर्ग जो है कि ओ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दिया है मनः और अनुकूल, तो देखिए ये आ गया विसर्ग और विसर्ग के बाद आ गया अ, तो यह विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा? ओ में चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मनोकूल। उसी प्रकार यहाँ दिया है तपः धन बल, तो ये विसर्ग और विसर्ग के बाद ब, अर्थात प वर्ग का प फ ब तीसरा वर्ण आ गया। तीसरा वर्ण आ गया तब भी ये विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा? ओ में। तो हम लिखेंगे त प और विसर्ग को ओ में चेंज कर देंगे, उसके बाद बल। तो तपह और बल के जुड़ने से बन गया तपो बल। उसी प्रकार और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है तपह धन भूमि, यहाँ पर देखिए विसर्ग है, विसर्ग से पहले अ आ गया और बाद में जो है कि भ, तो प फ ब भ क्या है? पांचवा वर्ण आ गया प वर्ग का, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? विसर्ग ओ में चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका तपोभूमि। उसी प्रकार यहाँ पय धन धन, तो ये विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा? ओ में, तो बन जाएगा पयोधन। उसी प्रकार यहाँ पर दिया है मनः धन योग, तो विसर्ग से पहले अ और उसके बाद य आ गया, तो यह विसर्ग फिर ओ में चेंज हो जाएगा, तो बन जाएगा मनोयोग। उसी प्रकार दिया है अधः, अधः धन गति, मतलब क वर्ग का तीसरा वर्ण क ख ग तीसरा वर्ण, तो ये फिर विसर्ग ओ में चेंज हो जाएगा, तो बन जाएगा अधोगति। उसी प्रकार यहाँ दिया है वयः धन वृद्ध, विसर्ग के बाद व आ गया,
तो यह विसर्ग फिर ओ में चेंज हो जाएगा तो बन जाएगा वयोवृद्ध। उसी प्रकार यहाँ पर दिया है पयः धन द, तो यह विसर्ग फिर जो है कि ओ में चेंज हो जाएगा तो बन जाएगा पयोद। लेकिन इसका कुछ अपवाद है। अगर पुनः और अंतः के बाद वही सब वर्ड जो बाद में आ रहे थे तो ओ में चेंज हो जा रहा था विसर्ग, जैसे आपका अ आ रहा था, फिर तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड आ रहा था प्रत्येक वर्ग का, य र ल वो और ह आ रहा था, तो क्या हो रहा था कि विसर्ग जो था वह ओ में चेंज हो जा रहा था। लेकिन इसका एक अपवाद है। अगर पुनः और अंतः के बाद ये सभी वर्ड आ रहे हैं तो विसर्ग ओ में चेंज न होकर र में चेंज हो जाएगा। आधा र में, मतलब र के नीचे हलंत लगा है, इसका मतलब आधा र में चेंज हो जाएगा। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, यहाँ पर दिया है पुनः धन मुद्रण। अब देखिए विसर्ग के पहले अ आ गया और विसर्ग के बाद म आ गया, तो यहाँ पर तो वो वाला नियम लगना चाहिए कि विसर्ग ओ में चेंज होना चाहिए। लेकिन अपवाद है, अगर कहीं पर भी आपको पुनः और अंतः मिल रहा है तो यह विसर्ग को हम र में चेंज कर देंगे, तो ये बन जाएगा पुनः मुद्रण। अंतः और धान तो अंतर्धान बन जाएगा। पुनः धन जन्म तो पुनर्जन्म बन जाएगा, और अंतः धन अग्नि तो अंतर अग्नि बन जाएगा। तो इस अपवाद को भी ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं नियम नंबर 2 की। नियम नंबर 2 क्या कहता है कि अगर विसर्ग से पहले अ और आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर आ जाए और विसर्ग के बाद जो है कि आ जाए, छोटा ई आ जाए, बड़ा ई आ जाए, और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड, इसको आप समझ चुके हैं कि तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड क्या होता है। और उसके बाद या य र ल व आ जाए तो ये विसर्ग जो है कि आधा र में चेंज हो जाता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझें, ये आपका आ गया विसर्ग, और विसर्ग से पहले आ गया ई, अर्थात अ और आ को छोड़कर कोई दूसरा वर्ड आ गया, ई आ गया, और विसर्ग के बाद आ गया, तो ये विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा, र में चेंज हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे नी र, और फिर ये आ और सा, तो ये आ जो इसमें जुड़ जाएगा तो बन जाएगा नी रा सा। उसी प्रकार यहाँ पर है निह धन ध, तो यह विसर्ग से पहले देखिए ई आ गया और विसर्ग के बाद क्या आ गया, ध आ गया, मतलब त वर्ग का त थ द ध, चौथा वर्ड आ गया, तो यह फिर विसर्ग किस में चेंज हो गया, आधा र में, तो क्या बन जाएगा, निर्धन। उसी प्रकार और भी उदाहरण हैं, जैसे यहाँ पर दिया है निह धन बल, तो प फ ब, तीसरा वर्ड प वर्ग का और विसर्ग से पहले ई, तो ये विसर्ग र में चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा निर्बल। लेकिन हम इसको शुद्ध रूप में ऐसे लिखते हैं निर्बल। उसी प्रकार यहाँ दिया है निह धन जन, तो ये ज आ गया विसर्ग के बाद और विसर्ग से पहले ई, तो ये विसर्ग र में चेंज, तो इसको निर्जन, लेकिन निर्जन इस प्रकार से लिखेंगे। उसी प्रकार यहाँ दिया है आशीह धन्यवाद, तो विसर्ग से पहले बड़ी और विसर्ग के बाद व, तो ये विसर्ग किस में, र में चेंज हो जाएगा, तो आशीर्वाद। लेकिन ये हम इसको शुद्ध रूप में इस प्रकार लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा आशीर्वाद। उसी प्रकार दिया है दूह धन बल, तो विसर्ग के बाद ब और विसर्ग से पहले उ, तो विसर्ग र में चेंज हो जाएगा, तो बन जाएगा दुर्बल। अब इसी का जो है कि ये मान लीजिए दे दिया दुर्बल और इसी का संधि विच्छेद कर दीजिए, तो हम कुछ नहीं लिख देंगे दूह धन बल। विसर्ग संधि का तो संधि विच्छेद करना बहुत ही आसान होता है। यहाँ पर दिया है बही धन मुख। अब देखिए विसर्ग के बाद उ आ गया और विसर्ग से पहले ई, तो फिर यह विसर्ग र में चेंज हो जाएगा, तो बनेगा बहिर्मुख, और इसको शुद्ध रूप में इस प्रकार लिखते हैं बहिर्मुख। अब हम बात करते हैं नियम नंबर 3 की। नियम नंबर 3 कहता है कि अगर विसर्ग से पहले कोई स्वर आ जाए और विसर्ग के बाद च छ और कौन सा तालव्य स आ जाए, तो यह विसर्ग जो है कि तालव्य स में चेंज हो जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं उदाहरण के माध्यम से, यहाँ पर दिया है निह धन चिंत। अब देखिए विसर्ग से पहले ई आ गया, स्वर आ गया, और विसर्ग के बाद च आ गया, तो ये विसर्ग किस में अब जो है कि तालव्य स में चेंज हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे नी, और इस विसर्ग को क्या कर देंगे, तालव्य स में, उसके बाद चिंत, तो क्या बन जाएगा निश्चिंत। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए निह
और छल, तो विसर्ग के पहले जो है कि स्वर आ गया और विसर्ग के बाद छ आ गया, तो जैसे छ आया तो ये विसर्ग को जो है कि हम तालव्य स में चेंज कर देंगे तो बन जाएगा निश्चल। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए दूह धन शासन, तो विसर्ग के बाद तालव्य स आ गया तो ये विसर्ग भी तालव्य स में चेंज हो जाएगा तो बन जाएगा दुशासन। यहाँ पर दिया दूह धन चरित्र, विसर्ग से पहले स्वर आ गया और उसके बाद च आ गया तो यह विसर्ग किसमें जो है कि तालव्य स में चेंज हो जाएगा तो क्या बन जाएगा दू और विसर्ग के सगर पर तालव्य से और उसके बाद चरित्र, तो क्या बन जाएगा दुष चरित्र। अब बात करते हैं हम लोग नियम नंबर 4 की। नियम नंबर 4 कहता है कि अगर विसर्ग से पहले ई या उ आए, विसर्ग से पहले ई या उ आए और विसर्ग के बाद क ख ट ठ प और फ आए तो यह विसर्ग जो है कि मूर्धन्य स में चेंज हो जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि अगर विसर्ग से पहले ई और उ आए और विसर्ग के बाद क ख ट ठ और प फ आए तो विसर्ग जो है कि मूर्धन्य स में चेंज हो जाता है। अब हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है निह धन कपट, देखिए विसर्ग है, विसर्ग से पहले छोटी ई आ गई और विसर्ग के बाद जो है क्या क आ गया तो ये विसर्ग किसमें मूर्धन्य स में चेंज हो जाएगा तो बन जाएगा निश कपट। उसी प्रकार यहाँ पर दिया है निह धन कंटक, निह धन कंटक, तो विसर्ग से पहले छोटी ई आ गई और विसर्ग के बाद क आ गया तो ये विसर्ग मूर्धन्य स में चेंज हो जाएगा तो नी और विसर्ग के जगह पर मूर्धन्य स और फिर उसके बाद कंटक, तो क्या बन जाएगा निश कंटक। उसी प्रकार यहाँ पर दिया है धनुह धन टंकार, तो ये देखिए विसर्ग आ गया, विसर्ग के बाद छोटा ऊ आ गया और छोटा ऊ के बाद ट आ गया तो अब ये विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा मूर्धन्य स में, तो हम इसको लिखेंगे ध नु और इस विसर्ग के जगह पर स आधा स और उसके बाद टंकार, टंकार, तो क्या बन जाएगा धनुष टंकार। उसके बाद यहाँ पर दिया है निह धन ठुर, तो देखिए विसर्ग से पहले छोटी आ गया और विसर्ग के बाद ठ, तो ये किस में विसर्ग जो है कि मूर्धन्य स में चेंज हो जाएगा तो हम लिखेंगे निह नी और ये विसर्ग को मूर्धन्य स में उसके बाद ठुर, तो निह और ठुर के जुड़ने से बन गया निष्ठुर। अब बात करते हैं नियम नंबर 5 की। नियम नंबर 5 कहता है कि अगर विसर्ग के बाद त और थ आ रहा है तो ये विसर्ग जो है कि दंत स में चेंज हो जाता है, दंत स में चेंज हो जाता है। जैसे हम देखते हैं उदाहरण के माध्यम से, यहाँ पर दिया है नमः धन ते, देखिए विसर्ग के बाद त आ गया तो ये विसर्ग जो है कि दंत स में चेंज हो जाएगा तो हम लिखेंगे न म और इसके स्थान पर दंत स और ते, तो बन गया नमस्ते। उसी प्रकार निह धन तेज, विसर्ग के बाद त आ गया तो इसको हम लिखेंगे नी और विसर्ग के आधार पर जो है कि दंत स उसके बाद तेज, तो क्या बन गया निस तेज। उसके बाद हम बात करते हैं नियम नंबर 6 के। तो नियम नंबर 6 में आपको जो है कि 3 बातें ध्यान रखना है कि अगर विसर्ग के बाद छ आता है तो यह विसर्ग जो है कि च में चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया है अनु धन छेद, तो यह अनु और विसर्ग च में चेंज हो जाएगा तो बन जाएगा अनुच्छेद। छत्र धन छाया, विसर्ग के बाद छ आ गया तो ये विसर्ग च में चेंज हो जाएगा तो छत्र छाया बन जाएगा। दूसरा नियम क्या है इसके अंतर्गत कि विसर्ग के बाद अगर र आ रहा है, विसर्ग के बाद अगर र आ रहा है तो ये विसर्ग जो है कि दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। जैसे कि अगर विसर्ग से पहले छोटी ई है तो बड़ी ई में बदल जाएगी, छोटा ऊ है तो ये बड़ा ऊ में बदल जाएगा, अ है तो आ में बदल जाएगा, ए है तो ऐ में बदल जाएगा, ओ है तो अ में बदल जाएगा। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है निह धन रोग। अब देखिए विसर्ग के बाद र आ गया तो यह जो छोटी की मात्रा है यह बड़ी में बदल जाएगी तो बन जाएगा निरोग। अब यहाँ पर दिया निह धन रस, तो विसर्ग के बाद र आ गया तो यह छोटी की मात्रा बड़ी में बदल जाएगी तो बन जाएगा नीरस। इसका तीसरा नियम क्या कहता है कि अगर विसर्ग के पहले अ और आ जाए और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर, मतलब अ और आ के अलावा कोई भिन्न स्वर आ जाए तो यह विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। विसर्ग मतलब हट जाता है, यहाँ से बिल्कुल गायब हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया है अतः धन एव, देखिए अब यहाँ पर जो है कि विसर्ग से पहले अ आ गया और विसर्ग के बाद अ और अलावा मतलब भिन्न स्वर आ गया, अ और आ के अलावा दूसरा स्वर आ गया तो यहाँ से जो है कि
विसर्ग हट जाएगा और अतएव बन जाएगा। अब बात करते हैं नियम नंबर 7 की। नियम नंबर 7 कहता है कि अगर विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद क और प हो तो क्या होता है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, स्वयं का जैसा रहता है वैसा ही लिख देते हैं। जैसे यहाँ दिया प्रातः धन काल, विसर्ग के बाद क आ गया तो इसको हम सीधे एक में लिख देंगे प्रातः काल। अंतः धन करण, तो यहाँ पर त के बाद क आ गया तो इसको भी लिख देंगे अंतःकरण। अंतः धन पुर, विसर्ग के बाद प आ गया तो अंतःपुर लिख देंगे। अधः धन पतन, तो अधः पतन लिख देंगे। अब इसमें जो है कि अपवाद एक है, अगर नमः और पुर के बाद जो है कि ये आता है आपका क और प, तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे नमः धनकार, अब देखिए विसर्ग के बाद क आ गया और ये नमः है, तो नमः के बाद जब भी क आएगा तो वो वाला नियम नहीं लगेगा, ये विसर्ग का स हो गया तो नमस्कार बन जाएगा। पुरः के बाद अगर क आ रहा है तो यह जो है कि सेम टू सेम नहीं लिखा जाएगा, इस विसर्ग का जो है कि आधे स में चेंज हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा पुरस्कार। अब हम बात करते हैं इसके निचोड़ की। अब तक निष्कर्ष क्या निकला, नंबर 1 से, नियम नंबर 1 से निष्कर्ष निकल रहा है कि अगर कहीं पर भी ओ की मात्रा आ रही है तो वहाँ पर जो है कि विसर्ग संधि होगी। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा था कि गुण संधि में, दीर्घ के बाद गुण संधि में भी पढ़े थे हम लोग कि अगर ओ की मात्रा आ रही है तो वहाँ पर भी जो है कि गुण संधि होती है। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा संधि विच्छेद करके कन्फर्म कर लेते हैं कि कौन सा सटीक नियम बैठ रहा है, गुण संधि वाला या फिर विसर्ग संधि वाला। अगर विसर्ग संधि वाला नियम बैठ रहा है तो विसर्ग संधि हो जाएगी, और गुण संधि वाला नियम बैठ रहा है तो गुण संधि हो जाएगी। दूसरा नियम के अनुसार अगर कहीं भी किसी भी शब्द के बीच में आधा र आ रहा है तो वहाँ पर विसर्ग संधि होगी। अगर कहीं पर भी तीनों स आ जा रहे हैं अपने अर्ध रूप में तो वहाँ पर भी नियम नंबर 3, 4 और 5 के अनुसार तो वहाँ पर भी विसर्ग संधि होगी। और किसी भी शब्द के बीच में अगर ये विसर्ग आ रहा है तो वहाँ पर भी विसर्ग संधि होगी। तो इस प्रकार जो है कि हम लोग विसर्ग संधि पूर्ण रूप से कंप्लीट किए। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास से जुड़ सकें। धन्यवाद।